हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री कृष्णा एसकेएम अकेडमी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोकस एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकस, सबसे पहले लोकस होता क्या है? लोकस को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों जगह रीड करते हैं, लेकिन डिफरेंस लोकस सेम ही रहता है। लोकस की एक पार्टिकुलर डेफिनेशन है, लोकस सेम ही रहता है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ बताने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले लोकस होता क्या है। चलो, लोकस क्या है? पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। अगर कोई मूविंग पॉइंट है, जो उसका पाथ होगा उसको हम बोलेंगे लोकस ऑफ दैट पॉइंट। देखो, कोई एक पॉइंट P है जो इस रास्ते पे से मूव कर रहा है, पाथ यानी कि रास्ता। लोकस हमारा क्या होगा इस पॉइंट P का? ये वाला रास्ता होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट P इस पे से मूव कर रहा है, ये हमारी क्या है P पॉइंट की, किस पे से मूव कर रहा है P1, हमें दिखाई दे रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो P1 का लोकस क्या हुआ? P1 का लोकस हुआ एक लाइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट है P2 जो इस पे मूव कर रहा है, ये कौन सा पाथ है? ये हमारा इस पे मूव कर रहा है, तो लोकस ऑफ P2 हमारा क्या आ जाएगा? सर्कल। अगर पॉइंट P हमारा इस पे से मूव कर रहा है, कोई पॉइंट P3 इस पे मूव कर रहा है, तो P3 का लोकस हमारा क्या आ जाएगा? एलिप्स। ठीक है, यानी कि जब कोई पॉइंट किसी भी पाथ पे से मूव करता है, कोई भी मूविंग पॉइंट जिस पाथ पे से मूव करता है, वो पाथ होता है उस पॉइंट का लोकस। क्लियर है ये बात? चलो देखते हैं फिर आगे। देखो, हम सब ने पढ़ी हुई है इक्वेशंस इन सब की, लाइन की, सर्कल की, स्फीयर की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलेगा कि ये पाथ जो है, जो क्योंकि हमें इक्वेशन मिलेगी, एक जो इक्वेशन मिलेगी उसे ही देख के तो हमें बताना है कि ये कैसा पाथ है। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी किस चीज़ की? ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को। ठीक है, यानी कि जब x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों की पावर सिंगल होती है, लीनियर पावर होती है, तब हमारी जो इक्वेशन आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बात? इन पर्टिकुलर इफ़ x इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू 0 यानी कि क्या? देखो, ये x एक्सिस होता है हमारा और ये y एक्सिस होता है, ये होता है ऑरिजिन। x इज इक्वल टू 0 यानी कि ये यहाँ पे इस पॉइंट पे पूरे पे x इज इक्वल टू 0 मूव कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है, तो ये हमारा इसका लोकस क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 का y एक्सिस। क्या होगा? y एक्सिस। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू 0 हो, y इज इक्वल टू 0 कहाँ मूव करेगा? इस पे मूव करेगा ना, x एक्सिस पे, तो क्या होगा इसका लोकस? x एक्सिस। क्लियर है बात? अगर हमारी होती है y इज इक्वल टू mx, यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके होता है, तो क्या होती है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है बात? ठीक है, सिंगल पावर वाली हमारी अगर कोई इक्वेशन है, वो हमारी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर होता है y² इज इक्वल टू 4ax और
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये दोनों हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ये हमारी रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोला को। ठीक है, पैराबोला की क्या पहचान है? पैराबोला होता है एक की पावर तो स्क्वायर हो और एक वेरिएबल की पावर 2 हो और एक वेरिएबल की पावर 1 हो, तो वो हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारी किस चीज़ की इक्वेशन है? ये हमारी है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। देखिए सर्कल की इक्वेशन की क्या पहचान होती है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की पावर, दोनों वेरिएबल्स की पावर 2 और दोनों का जो हमारा क्या होता है, ये दोनों का कोफिशिएंट्स जो होगा हमारा, वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट हमारा सेम होगा, साइन भी सेम होगा। यहाँ 1 1 है, ठीक है, 2 2 होता तब भी सर्कल ही होता, 5 5 होता तब भी सर्कल होता। बस क्या है, एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट और वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फोर्थ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एलिप्स को। ठीक है, दोनों का अलग अलग है और बीच में क्या है? प्लस का साइन है, तो ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात? दोनों का सेम, दोनों की पावर 2 और दोनों का कोफिशिएंट सेम, ये हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को। प्लस के साइन के ही साथ दोनों की पावर 2 और कोफिशिएंट अलग अलग, ये हमारा एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। वेट, ये हमारा एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। चलो फिफ्थ, अगर हमारा होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जब हमारे कोफिशिएंट अलग अलग हों इनके और जो बीच में साइन है वो हमारा माइनस हो, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइपरबोला को। क्लियर है बात? एक स्पेशल हाइपरबोला होता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है बात? यहाँ से अब आपको हल्का हल्का सारा याद आ गया होगा कि ये इक्वेशन कैसी किस चीज़ की होती थी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो एक बार हम मेथड लिख लेते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे लोकस को। मेथड टू फाइंड लोकस। मेथड टू फाइंड लोकस। देखो सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दे रखा होगा कि एक पॉइंट है, मूव कर रहा है और उस पर कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट। assume कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट। कैसा पॉइंट मूव करेंगे? कॉम्प्लेक्स है अभी हमारा चल रहा, तो z इज इक्वल टू हम इन जनरल कैसा पॉइंट मानते हैं? x प्लस आयोटा y, या तो फिर z को हम लिख सकते हैं r e आयटा थीटा। ये हमारा आयलर फॉर्म में है, ये हमारा सिंपल फॉर्म में है। हम इन दोनों में से किसी भी तरह का पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूविंग पॉइंट को एज्यूम करना है। ठीक है। सेकेंड स्टेप, अप्लाई गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशन हमें दे रखी होगी उसको हमें इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई गिवन कंडीशन, या तो कंडीशन दे रखी होगी डायरेक्ट हमें, या तो कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी जिससे हमें कंडीशन बनानी है, और जनरेट आ कंडीशन। या तो कोई
कंडीशन दे रखी होगी तो अप्लाई करनी है, नहीं दे रखी तो कोई स्टेटमेंट कुछ कह रखा होगा उसके बारे में, जो भी कह रखा होगा उसके हिसाब से हम जनरेट कंडीशन करेंगे इन्वॉल्विंग मूविंग पॉइंट। इन्वॉल्विंग मूविंग पॉइंट, ठीक है। हम पॉइंट एज्यूम करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर नहीं दे रखी होगी तो इसको जनरेट करने के बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है बात। इसके बाद एलिमिनेट पैरामीटर, एलिमिनेट पैरामीटर इफ़ एग्जिस्ट, अगर कोई पैरामीटर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे। पैरामीटर क्या होता है कि जो हमारा x किसी फंक्शन t में दे रखा हो, y किसी फंक्शन t में दे रखा हो, तो जो t होता है वो हमारा पैरामीटर होता है, तो हम उसको अपने क्वेश्चन की जो इक्वेशन हमें मिलेगी अप्लाई कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद कुछ इक्वेशन आएगी इनमें से कोई, फिर उस इक्वेशन को ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, या तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन ही दे रखी होगी कि ये इसका लोकस है जो भी क्वेश्चन होगा, या तो हमें उनके नाम दे रखे होंगे कि ये इसका लोकस लाइन है, सर्कल है, एलिप्स है, जो भी है, तो हमें इक्वेशन को पहचान के बताना है कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि क्वेश्चन जो हमने किया उसका लोकस क्या आया, ठीक है। चलो हल्का सा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, find locus of the point, find locus of the point with real part of z is equal to 0। हमें क्या है, z का रियल पार्ट 0 गिवन है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, एज्यूम द पॉइंट, हमने कर लिया एज्यूम, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट ऑफ z क्या है बताओ जल्दी से, ये है रियल पार्ट, यानी कि x इज इक्वल टू 0। हमने अभी किया x इज इक्वल टू 0 का लोकस क्या होता है, y एक्सिस, ठीक है, हो गया बस। कंडीशन दे रखी थी रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, पॉइंट एज्यूम किया, कंडीशन अप्लाई की, ये 0 है, यानी कि लोकस क्या है, ये y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस को। क्लियर। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमें दे रखा होता इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, इमेजनरी यानी कि y इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है, ये x एक्सिस होता, ठीक है बात। चलो आगे, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4। हमें दे दिया कंडीशन की आर्ग्यूमेंट पॉइंट का पाई बाय 4 है। फर्स्ट स्टेप हमारा वही, पॉइंट एज्यूम किया हमने, पॉइंट एज्यूम करने के बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z, कैसे निकलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z, हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी, जनरल ही हम निकालेंगे। टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। इसमें से हमारा क्या आएगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू, ये हमें किसके, सॉरी ये y लिख दिया मैंने, ये हमारा पाई बाय 4 के इक्वल है। टेंजेंट को उधर ले जाएंगे तो y बाय एक्स किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट पाई बाय 4। y बाय एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू x। कैसी है ये इक्वेशन, दोनों की लीनियर वैल्यू है, 1 1 वैल्यू है, तो ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं ना, तो मतलब आंसर हमें ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है और लाइन भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब तीनों ऑप्शन दे के तो बोल दे कि ऑल द अबव आंसर, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, locus of point if real part of z square is equal to 4। सबसे पहले पॉइंट एज्यूम करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z नहीं, z स्क्वायर दिया है, कर लो z का स्क्वायर, कौन सी मुश्किल बात है।
एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आयटा का स्क्वायर होके माइनस प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड का रियल पार्ट ये वाला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो सेम पावर दोनों का स्क्वायर, नेगेटिव साइन तो हाइपरबोला। क्लियर है बात? चलो आगे। नेक्स्ट देखो, मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा बाय जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू दे रखा है हमें 3। सबसे पहले जेड को एज्यूम करो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें अप्लाई, इसमें पुट करो वैल्यू जेड माइनस आयोटा यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा लिखें इसको। इसमें एक्स प्लस आयोटा यानी कि जेड प्लस आयोटा यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस 1 आयोटा का मोड इज इक्वल टू 3। हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ की थी, मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 बाय मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, दोनों का अलग अलग मोड हो जाएगा। इसको अलग अलग करने के बाद उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सीधा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 आयोटा। मॉड का क्या वैल्यू होता है? देखो मॉड कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे, पूरे को ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5/2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का सेम साइन और सेम इनके कोफिशिएंट्स, सेम कोफिशिएंट्स, तो क्या हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। लोकस क्या हो गया हमारा, सर्कल हो गया। ठीक है, एक मूविंग पॉइंट जेड के लिए ये कंडीशन दे रखी थी, इसका लोकस सर्कल आ गया। क्लियर है? एक मूविंग पॉइंट दे रखा है जिसका मॉडुलस ऑफ जेड हमें दे दिया 4 के इक्वल। मॉडुलस जेड 4 है यानी कि जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉडुलस समझ आ रहा है? मॉड जेड हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है विद सेंटर और रेडियस, बताना जरा इसकी। सेंटर है 0 0 और रेडियस इसका स्क्वायर रूट, रेडियस इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो आगे। देखो कंडीशन आ गई हमारी अब, अगर z माइनस A1 बाय z माइनस A2 कांस्टेंट के इक्वल होता है किसी भी, अब ये क्वेश्चन किया ना, z माइनस आयोटा बाय z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3 के इक्वल लिया था हमने। अगर ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है और वो कांस्टेंट अगर इज इक्वल टू 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को। अगर वो नॉट इक्वल टू 1 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को। वहाँ पे 3 था, इक्वेशन सर्कल की आई थी।
देखो 3 था, इक्वेशन सर्कल की थी। अब हम 1 वाला क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन जाती है। फिर 1 वाला सर्कल देख लेते हैं, एक कंडीशन, सॉरी, z माइनस 3 बाय z माइनस 4 इज इक्वल टू 1 दे दिया हमें। करो इज्यूम वही, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, मॉड ऑफ z माइनस 3, देखो वही z1 बाय z2 का मॉड इधर उधर कर देंगे, पहले वैल्यू पुट करो, यानी कि x माइनस 3 प्लस आयोटा y बाय x माइनस 4 प्लस आयोटा y का मॉड इज इक्वल टू 1। ले जाओ उसको उधर, x माइनस 3 प्लस आयोटा y इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस आयोटा y। इसका पूरे का क्या है, मॉड है दोनों का। मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर सारा कैंसल, x कितना आएगा, इधर आएगा तो ये है 2x, और ये 9 उधर जाके क्या बचेगा, 9 उधर जाएगा तो 7, 2x इज इक्वल टू 7, दैट इज x इज इक्वल टू 7 बाय 2। कितनी वैल्यू है, 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को। पावर पूछ रही थी मैं, वैल्यू का मतलब कितनी पावर है x की, 1 सिंगल पावर, लीनियर है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात। चलो आगे, पैरामीटर वाला नहीं किया कोई क्वेश्चन, एक पैरामीटर वाला कर लेते हैं। देखो हमें दे रखा है z इज इक्वल टू 3 माइनस टी प्लस आइटा स्क्वेयर रूट ऑफ 5 माइनस टी स्क्वेयर, वेयर t इज पैरामीटर, एंड एक कंडीशन और दे दी, 5 माइनस टी स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है पॉइंट z का। तो z हमने ज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा y की, ये हमें z इसके इक्वल दे रखा, करो अप्लाई, x प्लस आयोटा y वैल्यू पुट कर देते हैं, वही अप्लाई हो गया एक तरह से, आयोटा 5 माइनस टी स्क्वेयर, करो कंपेयर, इक्वलिटी कराई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, कब इक्वल होंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल। ठीक है बात, यहाँ से निकालो t की वैल्यू, उसमें पुट करेंगे, x और t हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पैरामीटर को एलिमिनेट करना है ना, इक्वेशन तो हमारी एक तरह से आ गई, जो कंडीशन दे रखी थी वो अप्लाई कर दी, t इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसमें पुट करो, implies y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको चेंज कर दें, x माइनस 3 लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखो x की पावर 2 है और इसकी कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी क्या है 1 है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये, किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करेंगे तब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर x वाले के साथ आता है, x वाला कोफिशिएंट बाय 2, माइनस के साथ 3 एंड 0, और रेडियस इसकी आएगी रूट 5, रेडियस इसकी आएगी रूट 5। यहाँ से इसमें से देखो, इसमें से आसानी से निकल जाएगा, सेंटर क्या है 3 एंड 0, और रेडियस क्या है रूट 5। देखो
अभी एक और कंडीशन अभी थोड़ा सा रहता है। अब हमें ये दे रखा है, ये हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसको भी तो करेंगे। कैसा सर्कल बनेगा ये, जिसका सेंटर है 3 और 0, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका, और ये ऐसे इसकी कुछ भी रेडियस होगी। √5 हमें दे रखी है, मतलब ये इससे टच नहीं, जैसे भी करेगा ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये इससे बाहर से जाएगा। चलो जैसे भी जाएगा, देखो एक बार ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। 5 - t² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पूरा सर्कल नहीं आएगा इसका पाथ। हमें ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, यानी कि क्या, y की वैल्यू 5 - t² का स्क्वायर रूट है। जब अंदर वाला पॉजिटिव है तो y हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि y पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका लोकस हमारा हाफ सेमी सर्कल आ गया, एक तरह से पॉजिटिव वाला। क्लियर है बात? ठीक है, चलो जी। अब हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि x = 1 की पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही तो होता है, यूनिटी का क्यूब रूट। इसको कैसे, x³ = 1 लिख सकते हैं इसको हम। इसको इधर ले आएंगे तो x³ - 1 हमारा 0 निकल गया। तो इसके रूट्स जो आएंगे वो हमारे होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके रूट्स क्या आएंगे, देखो एक तो हमें क्लियर दिख रहा है कि x - 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 तो इसका रूट बनेगा। x - 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी x² + x + 1 = 0। यानी कि देखो सबसे पहले तो x की पावर 3 है, तो हमारे रूट मैक्सिमम कितने होंगे, हमारे 3 रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे, जैसे भी आएंगे वो एक अलग बात है। इसके रूट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। 1 हमें दिख रहा है कि इसमें 1 वैल्यू पुट करने से ये सेटिस्फाई होता है, यानी कि 1 इसका रूट बनेगा। x - 1 इसका फैक्टर बनेगा। x - 1 इसका फैक्टर बनेगा, तो हमने x - 1 से इसको डिवाइड किया तो हमें ये मिला, यानी कि एक √1, 2 रूट हमारे इससे आएंगे। यानी कि एक रूट तो हमारा, जब हम 0 के इक्वल लेंगे इसको, एक रूट तो हो गया x = 1। बाकी 2 रूट के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, x² + x + 1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका, b² 1 - 4ac का स्क्वायर रूट, यानी कि -3। स्क्वायर रूट तो वहाँ लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अभी -3 है, यानी कि <0 है। <0 है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यही बात हमने फर्स्ट डे की थी कि जब हमारा d 0 आ जाता है, यानी कि b² - 4ac नेगेटिव आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इसी वजह से इन्वेंट हुआ था कि इसके रूट निकालने के। यहाँ आ गया हमारा नेगेटिव आ गया, तो रूट क्या होगा, x = क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2a। ये 2 वैल्यू यहाँ से आ गई, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ, एक ये आ गया 1। ये तीनों क्या हो गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके रूट हो गए। यानी कि क्या क्या, 1 -1 प्लस, सॉरी खाली प्लस है ये, √3 i/2, एक प्लस और दूसरा -1 - √3 i/2। ये तीनों हमारे क्या हो गए, यूनिटी के क्यूब रूट। इसको हमने बोल दिया ओमेगा। -1 प्लस √3 i/2 को हमने बोला ओमेगा। ये क्या हो गया, ये हमारा आएगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। इसको जब स्क्वायर करेंगे ये ही वैल्यू आएगी। क्लियर है बात? इसको जब स्क्वायर करेंगे ये ही वैल्यू आएगी, आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आर्ग्यूमेंट की। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करें। इसका आर्ग्यूमेंट सीखा था ना, चलो देखते हैं आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पहले तो अल्फ़ा निकलेगा। हाँ, अल्फ़ा नहीं निकलेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये,
कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट अब एल पहले अल्फा निकालो, टेंजेंट इनवर्स मॉड वाई बाय, ठीक है, क्या आ गया, पाई बाय 3। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, कल समझाया था बड़े अच्छे से। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट जो होगा मतलब थीटा कैसे होगा, पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज़ 2 पाई बाय 3, यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट हमारा 2 पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। और ओमेगा हमारा है ई आयटा 2 पाई बाय 3, और ये ओमेगा स्क्वायर है तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर आयटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 पाई बाय 3। इसका आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3। क्लियर है बात, ये तो बात हुई आर्ग्यूमेंट की। अगर हम बात करें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा इसका, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखो ये पाई से बड़ा है ना, ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, यूनिक वैल्यू होती है ना, यूनिक वैल्यू होती है हमारी आर्ग्यूमेंट, तो सॉरी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारा, देखो पहले वही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए हम इसमें से जो वैल्यू हमारे जिस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली है वैसे जब वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा। सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेंगे, टेंजेंट दोनों नेगेटिव हैं, वही √3/2 और 1/2 पॉजिटिव लेना है ना यहाँ पे, तो हमें 1/2 √3 बच गया, टेंजेंट √3, यहाँ भी टेंजेंट √3 आया था ना, टेंजेंट इनवर्स √3, पाई बाय 3 वैल्यू आ गई थी, यहाँ भी पाई बाय 3 वैल्यू आ गई। लेकिन थीटा में क्या डिफरेंस आएगा, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों, ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा यानी कि -2 पाई बाय 3। क्लियर है बात, ठीक है। चलो ये हमारी बात हुई आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। और ये हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ये तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही है क्योंकि माइनस पाई और पाई के बीच में जो एंगल मिलता है हमें थीटा, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और ये हमारा इससे बड़ा निकल गया था, इससे डायरेक्ट स्क्वायर करने से, इसको जब हमने स्क्वायर किया था इस वैल्यू को तो हमने इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला ऐसे, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ देखिए प्रॉपर्टीज़ इसकी। फर्स्ट तो हमारी यही है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कैसे होगा, देखो अभी अभी हमने रूट फाइंड आउट किए हैं ना, क्या क्या रूट आए थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा था हमारा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर था हमारा -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है। ये बात अभी हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो अब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लेके चले थे। और ओमेगा एक रूट है, इसका ओमेगा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ गया। ये बन गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको कुछ नया पता चले तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओमेगा क्यूब हम सब ने याद किया होता है, बहुत से बच्चों ने, ऐसा नहीं कह रही मैं कि किसी को भी नहीं पता होगी ये बात, लेकिन 90% बच्चों को नहीं पता होगी कि ये ओमेगा क्यूब 1 इक्वल टू क्यों होता है। आपकी गलती नहीं है इसमें कि आपको ऐसे याद करा दी जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ओमेगा क्यूब, ओमेगा हमारा रूट आया है देखिए, और रूट आया है तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर। सेकेंड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर से देखिए, जब हमने एक्स क्यूब माइनस 1 को सॉल्व किया था, इसके दो फैक्टर बने थे, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बना था ना। जब ओमेगा रूट है इसका, तो जब ओमेगा इसका रूट है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ये भी तो ओमेगा इसी का फैक्टर है, तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है बात? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर होगा हमारा ओमेगा के इक्वल। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ओमेगा की पावर 4 यानी कि ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ये हो गया 1, क्या वैल्यू रह गई? ओमेगा। ठीक है, बात समझ आई? फोर्थ, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, या इसको इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलो या इसको इसका। देखो यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारी ये वैल्यूज़ हैं, -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो आइटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, हमने किया था लास्ट लेक्चर में। साइन चेंज होने के बाद क्या आ गया? माइनस, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। फिफ्थ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर है, इसको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब हो बन गया, 1 आ गया, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी है 1, तो 1 बाय ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होंगे ये रूट, क्योंकि ये इक्वेशन आई थी, ये इसी तरह की तो है इक्वेशन, इसके ही तो हैं ये दोनों रूट, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो ये दोनों इसके रूट होंगे। इसके रूट होंगे तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 को लिख सकते हैं जेड माइनस ओमेगा इंटू जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिंपली जब हमें कोई इक्वेशन होती है जिसके रूट पता होते हैं, कि मानो 4 और 3 किसी इक्वेशन के रूट हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वही तो किया है यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, एक और बात, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं जीपी को, फॉर्म्स आ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जीपी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जीपी बनाते हैं तो इसका कॉमन रेशो क्या होगा? सोच के बताना, ठीक है, कमेंट करना अगर आपको पता चले तो। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स आ जीपी। 9th, sum of cube root of unity is always 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा जो उसका सम हमारा 0 होगा। करके देखो इनका सम। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट क्या है? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम आ तो गया 0, यही तो है। 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो वैल्यू पुट करो, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 करना। इसे ओपन करोगे तो -1/2 ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, -1/2 ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमें 0 ही देता है। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये हमारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में कभी कभी काम आ जाती है हमें। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी समझ अगर आ गई है तो आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद रह जाती है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे इनको तो ये याद
हो ही जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा इनका। ठीक है, ये यूज़ कैसे होता है देखो, सॉल्व करना है अगर हमें 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, करो इसे सॉल्व। 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ये तो हमारा हो गया 1। 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये हमारा हो गया 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 4 माइनस 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, यानी कि 4 + 2 + 1 दैट इज 7, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है बंदा। एक और देखो, 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वेयर 1 + ओमेगा 4 इंटू 1 + ओमेगा 8, इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे देखो सॉल्व, 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल होगा, 1 + ओमेगा स्क्वेयर इसी में से बन रहा है, ये माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, और ये 1 + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लिया, ये 1 हो गया, क्या बच गया 1 + ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा 8 को हमने क्या लिख लिया, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इंटू ओमेगा 6 + 2, 6 + पावर 2 8 हो गई, ये तो हमारा 1 दे रहा है, ओमेगा स्क्वेयर बच गया ये। ठीक है, आई समझ, माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो बन गया 1, ओमेगा क्यूब बनेगा, ये 1 बन जाएगा। 1 + ओमेगा इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज़ माइनस ओमेगा, तो ये तो हो गया 1 माइनस माइनस 1 फिर से प्लस, और फिर से ओमेगा क्यूब, ये हमारा क्या बन गया 1। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको कुछ नया पता चलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।